हेलो बच्चों, माई सेल्फ राहुल छावड़ा फ्रॉम जैन अकेडमी सिक्कर। और अपना जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था उस फर्स्ट चैप्टर में थ्योरी पोर्शन अपन ने सारा कंप्लीट कर लिया था। मोस्टली न्यूमेरिकल्स भी अपन ने सारे देख लिए थे। कुछ क्वेश्चंस के डाउट आए हुए थे मेरे पास में, तो उन डाउट्स को पहले क्लियर करते हैं। उसके बाद में जो क्वेश्चंस बच रहे होंगे, जो मुझे करवाने होंगे क्वेश्चंस, उनको अपन डिस्कस कर लेंगे। क्लियर। अब देखो, क्वेश्चन मैंने ही दिया था और कुछ डाउट पूछे गए थे इन क्वेश्चंस के अंदर कि इसमें एक्चुअल में क्या आंसर्स होंगे। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कैसे करने हैं इन क्वेश्चंस को। जैसे मान लो ये एक क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन अपने सामने लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसमें अपन को ये दिया गया था कि प्लस क्यू चार्ज है माइनस क्यू चार्ज है पॉइंट सी के ऊपर। ये जो पॉइंट सी दिख रहा है, इस पॉइंट सी के ऊपर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। 2 चीज़ें अपन से पूछी गई थी। तो देखो, प्लस क्यू चार्ज के कारण ए डिस्टेंस पे जो इंटेंसिटी बनेगी ई ए, वो कितनी बनेगी, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। बी क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे इंटेंसिटी क्या बनती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। माइनस क्यू चार्ज के कारण भी पॉइंट सी पे इंटेंसिटी क्या उतनी ही बनेगी, क्योंकि चार्ज का तो अपन मैग्नीट्यूड ही लेते हैं फॉर्मूले के अंदर। डायरेक्शन से अपन को कोई साइन से अपन को कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ई बी जो होगा वो भी क्या होगा, के क्यू बाई ए स्क्वायर ही होगा। अब डायरेक्शंस देखो इनकी किधर किधर होगी। यदि मैं सी पॉइंट के ऊपर ई ए की डायरेक्शन बनाऊं तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। भी डायरेक्शन निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को ले आते हैं और पॉजिटिव चार्ज पे जिधर फोर्स लगता है उधर ही इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है। तो जैसे मैं यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज बुलाऊंगा, ये पॉजिटिव 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 के बीच में रिपल्शन, तो ई ए की जो डायरेक्शन आएगी वो तो ये वाली आएगी। ठीक है, और ई बी की डायरेक्शन निकालेंगे तो ये नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो क्या फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो इसका मतलब इस ई बी जो होगा वो कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला 120 डिग्री। अब 2 वेक्टर जिनके बीच का एंगल थीटा है, तो फॉर्मूला अपने पास में सीधा सीधा ये होता है, रिजल्टेंट जो बनेगा सी पॉइंट के ऊपर वो बन जाएगा रूट में ई ए का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर प्लस 2 ई ए ई बी कोस 120 होता है फॉर्मूला ये। ठीक है, एंगल 120 का बन रहा है। तो अब देखो, ई और ई बी दोनों आपस में इक्वल है, तो मैं कोई सी भी एक ले लूँ, कोई सा भी एक ले लो। ई और ई बी आपस में इक्वल ही है, तो ये हो जाएगा ई ए का स्क्वायर प्लस ई ए का स्क्वायर प्लस 2 ई ए का स्क्वायर इंटू कोस 120। कोस 120 क्या होता है, माइनस का 1/2। अब ये तो याद रखना पड़ेगा, कोस 120 मतलब माइनस का साइन 30, माइनस का साइन 30 मतलब माइनस का 1/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा माइनस का 1, माइनस का 1 बचेगा, तो मेरे पास में ये बचेगा ई सी इक्वस टू ई ए स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर, तो कितना हो गया 2 ई ए स्क्वायर, और ये 2 से 2 कैंसिल और माइनस का क्या बनेगा, ई ए स्क्वायर, तो माइनस का बन गया ई ए स्क्वायर, यानी कि आया क्या, रूट में ई ए स्क्वायर, यानी कि क्या बचा, ई ए। ठीक है, तो ई सी जो बना वो ई ए के इक्वल आया, और ई ए किसके इक्वल था, के क्यू बाई ए स्क्वायर, यानी कि सी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी बनेगी वो कितनी बनेगी, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगी। डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन तो अपन को सीधा सीधा पता होता है, कैसे भी 2 वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के यदि होते हैं तो रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होती है वो मिड पॉइंट से होकर जाती है। मिड पॉइंट से होकर जाने का मतलब ऐसी, तो सी पॉइंट पे जो इंटेंसिटी बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, और ये जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 60 डिग्री का एंगल बनेगा। अपन डायरेक्टली बता सकते हैं कि सी पॉइंट पे इंटेंसिटी जो है वो ई ए और ई बी से कितने एंगल बनाते हुए जाएगी, 60 डिग्री एंगल बनाते हुए निकलेगी। क्लियर, ये एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें बस चेंज ही होगा, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस का 2 क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, वही सी पॉइंट पे अपन को इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो अपन वही करेंगे, ई ए कितना आएगा, यदि मैं ई ए की बात करूँ तो 2 के क्यू डिस्टेंस है ए, यानी कि 2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ये तो हो जाएगा ई ए। ई बी कितना आएगा, प्लस का क्यू चार्ज सी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी है, तो ई बी हो जाएगा के क्यू अपॉन ए। मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ कि मैंने क्वेश्चन करवा दिए थे ऐसे, और आप लोगों को समझ में आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, केवल मुझे आंसर्स बताने हैं, मैं केवल इसलिए इनको थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ। ठीक है, फिर भी कोई डाउट रह जाते हैं तो मुझसे पूछ सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं है। अब देखो, अब मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि ई बी इक्वस टू है, सॉरी ई ए इक्वस टू जो है वो है 2 का ई बी, के क्यू बाई ए 2 के क्यू बाई ए स्क्वायर, के क्यू बाई ए स्क्वायर, के क्यू बाई ए स्क्वायर की जगह यदि मैं ई बी पुट कर दूँ तो ई ए इक्वस टू हो जाएगा 2 ई बी, ई ए इक्वस टू हो जाएगा 2 ई बी।
ठीक है, डायरेक्टली पुट कर सकते हो, मैंने कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल बनाने के लिए ऐसा कर लिया। डायरेक्शन देखो किधर आएगी, प्लस का 2kq, तो प्लस का 2kq सी पॉइंट पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसी बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण डायरेक्शन कैसी होती है, आउटवर्ड। तो ये तो किसकी डायरेक्शन आ गई, ये की। और ईबी भी कैसे डायरेक्शन बनाएगा, ऐसे ही बनाना है। तो ये जो डायरेक्शन आएगी वो किसकी आ जाएगी, ईबी की। दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री बन जाएगा। तो अब यहाँ से रिजल्टेंट निकाल लो। तो रिजल्टेंट जब निकालेंगे सी पॉइंट पर इंटेंसिटी, तो सी पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या आएगी, रूट में ई ए का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर प्लस 2 EA EB कोस 60। कोस 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो EC जो बनेगा, वैल्यू भी साथ में पुट कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन भी कर दूंगा। EA का स्क्वायर तो हो जाएगा EB का स्क्वायर, 2EB का स्क्वायर, 2EB का स्क्वायर कितना होगा, 4EB का स्क्वायर प्लस ये EB का स्क्वायर प्लस 2 से तो ये वाला 2 मैंने कैंसिल कर दिया। कोस 60 की वैल्यू क्या होगी, 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, बचा EA इंटू EB। तो EA कितना है, 2EB इंटू EB, तो कितना हो जाएगा, 2EB का स्क्वायर हो जाएगा। 4, 2, 6 और 1 7, तो EC जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, रूट में 7 EB, यानी कि रूट में 7 और EB कितना है, EB अपने पास में है KQ/A²। ये तो सी पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाएगी। डायरेक्शन और निकालनी है। डायरेक्शन निकालने का तरीका देखो, वही अपन को मान लो EC की जो डायरेक्शन आई है वो मैं मान लेता हूँ कि जो EC बना है वो देखो, पहले तो मुझे ये पता है किसकी तरफ जाएगा, क्योंकि EA की वैल्यू EB से ज़्यादा है, तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो किसकी तरफ जाएगा, EA की तरफ तो जाएगा। ये तो कन्फर्म हो गया, ठीक है। अब इससे इसने एंगल बना लिया, मान लो अल्फा, तो अपन लगाएंगे वही फॉर्मूला tan अल्फा का। tan अल्फा का जब इधर कर रहा हूँ, इसको नीचे जगह नहीं है, तो मैं tan अल्फा का जब फॉर्मूला लगाऊंगा इस पर, तो देखो क्या लगेगा, tan अल्फा इक्वल्स टू, एंगल किससे बना रखा है, EA से, तो पहले कौन लेंगे अपन, EB, तो ये हो जाएगा EB साइन, एंगल किसका है, कितना है दोनों के बीच में, E और EB के बीच में 60, तो साइन 60 अपॉन EA प्लस EB कोस 60, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर दो, EB तो कितना है, EB तो EB लिखेंगे और EA की जगह क्या लिख देंगे, 2EB, ठीक है। तो EB को तो EB चलने दो, साइन 60 की वैल्यू √3/2 अपॉन EA को अपन लिखेंगे 2EB प्लस EB और कोस 60 की वैल्यू 1/2, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व कर लो, EB कॉमन आगे कैंसिल हो जाएगा, tan अल्फा क्या बचेगा, ऊपर तो बचेगा √3/2 और नीचे बचेगा 2 + 1/2, 2 + 1/2 मतलब 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, √3/3 कितना होता है, 1/√3, तो 1/√3 होता है, तो अल्फा कितना होगा, 30 डिग्री, ठीक है। अल्फा कितना आएगा, 30 डिग्री। कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, हाँ, 2 + 1/2 कितना होता है, 5/2, ठीक है, 2 + 1/2 2.5 हुआ ना, तो 5/2, तो 2 से तो 2 कैंसिल, तो ये बनेगा क्या, √3/5, ठीक है, √3/5, तो अल्फा कितना आ जाएगा, tan इनवर्स और रूट में 3/5, ठीक है। ये अपने पास में डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है, ये +Q, ये +Q इस पे और ये -Q, इस पॉइंट के ऊपर नेट इंटेंसिटी अपन को निकालनी है। तो तीनों चार्जेस के कारण इंटेंसिटी की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, क्योंकि चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है। ये डिस्टेंस कितनी होती है, ये डिस्टेंस अपन पहले निकाल चुके हैं, a/√3, ठीक है। तो अब देखो, मैं ये बोल सकता हूँ कि EA = EB = EC = KQ/A/√3 का होल स्क्वायर, यानी कि 3KQ/A², ठीक है। ये तो EA, EB, EC की वैल्यूज आ गई, ठीक है। डायरेक्शन देखो क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज के कारण EA की डायरेक्शन तो कैसी होगी, आउटवर्ड, ये तो आ जाएगी EA। ये पॉजिटिव चार्ज के कारण EB की डायरेक्शन भी कैसी होगी, आउटवर्ड, ये EB की डायरेक्शन आ जाएगी। ये नेगेटिव चार्ज के कारण EC की डायरेक्शन कैसी होगी, इनवर्ड, तो ये किसकी डायरेक्शन आ जाएगी, EC की, ठीक है। अब देखो तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, पहले तो E और EB का रिजल्टेंट निकाल लो, ठीक है, और वो रिजल्टेंट कौन सी डायरेक्शन में आएगा, EC की डायरेक्शन में, फिर दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो E और EB का रिजल्टेंट अपन निकाल सकते हैं कि जब दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं और एंगल 120 होता है, तो देखो यहाँ से अपन निकाल चुके हैं,
जब दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं और एंगल 120 का होता है तो रिजल्टेंट जो बनता है वो केवल एक वेक्टर के इक्वल होता है। ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। तो मैं सीधा लिख सकता हूँ कि ई ए बी जो बनेगा, यानी कि ए और बी का जो रिजल्टेंट बनेगा वो किसके इक्वल आएगा, वो आ जाएगा 3KQ अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्टली लिखा है, फॉर्मूला लगा के कर सकते हो। फॉर्मूला क्या लगाना है, फॉर्मूला यदि लिखना चाहो तो लिख सकते हो ई ए बी जो बनेगा, ई ए बी वो आ जाएगा रूट में ई ए का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर प्लस 2EA EB cos 120। ठीक है, ये लगाओगे तो ये आना है, आएगा ये कि ई ए बी जो बनेगा वो या तो ई ए के इक्वल होगा या ई बी के इक्वल होगा या ई सी के इक्वल होगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 3KQ अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी ई ए बी की डायरेक्शन, दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन मिड पॉइंट से होकर जाती है, यानी कि ये डायरेक्शन किसकी हो गई, ई ए बी की। ठीक है, तो इसका मतलब ओ पॉइंट पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनेगी, ई ए बी भी इधर ई सी भी इधर दोनों जुड़ जाएगी, दोनों ऐड हो जाएंगे तो ई ए बी प्लस ई सी। तो ई ए बी तो कितना है 3KQ अपॉन ए स्क्वायर और ई सी भी कितना है 3KQ अपॉन ए स्क्वायर, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा 6KQ अपॉन ए स्क्वायर। ये ओ पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी अपन को निकल के आ जाएगी, और डायरेक्शन किधर होगी, सी की तरफ। ठीक है, क्योंकि दोनों ऐड हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में तो डायरेक्शन कैसी रहेगी, सी की तरफ। तो ये तीन क्वेश्चंस जो थे वो अपने दिए हुए थे क्वेश्चंस, और डाउट थे लोगों के, कुछ मैसेज आए हुए थे कि इनमें डाउट्स हैं, तो इनको करना ऐसे है। अभी भी यदि कोई डाउट, क्योंकि मैंने थोड़ा सा फास्ट बताया, जहाँ तक मुझे लगता है कि यदि पहले वाले क्वेश्चंस तुम्हारे क्लियर है जो मैंने बोर्ड पे करवाए थे यहाँ पे, यदि वो क्लियर है तो ये वाले क्वेश्चंस भी क्लियर हो गए होंगे, इनमें कोई डाउट नहीं आएगा। बस मेरे को आंसर्स बताने थे, तो आंसर इनके ये आना है, यहाँ पे तो ये आएगा, यहाँ पे ये आएगा और यहाँ पर ये आएगा, इसी KQ बाई ए स्क्वायर। क्लियर, डायरेक्शंस अपन ने देख ली, क्लियर है तीनों क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट और भी डाउट्स हैं, वो डाउट और देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या डाउट आता है अपने पास में। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में बोर्ड पे लिखा गया है कि ये डाइपोल जो है वो ऐसे रखा हुआ था, इस पे प्लस पे फोर्स इधर लगता है, माइनस पे फोर्स इधर लगता है, ये अपन को पता रहता है। इधर तो फोर्स लगेगा F इक्वल टू कितना Q इंटू ई, और माइनस पे फोर्स लगेगा इधर की तरफ F इक्वल टू कितना Q इंटू ई। ठीक है, तो अपन को निकालना ये है कि जब ये डाइपोल ऐसे रोटेट होना शुरू हो जाएगा और मीन पोजीशन से पास होगा, तो उस कंडीशन में इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो होगी ओमेगा, वो कितनी होगी। समझ में आ रही चीज़। तो अब देखो यहाँ से इसको करना कैसे है, एनर्जी कंजर्वेशन लो लगाना है कि जब डाइपोल जो होता है उसकी टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो सकती है, पोटेंशियल काइनेट में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। थोड़ा मैकेनिक्स को इसमें घुसा दिया क्वेश्चन के अंदर। तो इसकी इस कंडीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, जब डाइपोल 90 डिग्री पे होता है तो पोटेंशियल एनर्जी का अपने पास में फॉर्मूला ये आया था, माइनस का PE कोस थीटा आया था। तो जब डाइपोल 90 डिग्री पे है तो PE कोस 90 की वैल्यू 0। ठीक है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी 0, और ये ऐसे रखा हुआ है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी कितनी है 0, यानी कि मैं बोल सकता हूँ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी कितनी है 0। ठीक है, जब ये ऐसे हो जाएगा भी मीन पोजीशन, मतलब जब वो ऐसे पास होगा, जब वो ऐसे हो जाएगा तो एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। एंगल 0 होते ही माइनस का PE कोस 0 की वैल्यू 1, यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी माइनस का P इंटू ई हो जाएगा। अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, रोटेशनल मोशन के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है उस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2I ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, जब ये डाइपोल यहाँ से पास होगा, जब ये डाइपोल मीन पोजीशन से पास होगा, मान लो -Q तो इधर आ गया और ये +Q इधर आ गया, तो इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है इधर की तरफ वो कितनी है ओमेगा। ठीक है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी 1/2I ओमेगा स्क्वायर। आई क्या चीज़ है, आई क्या चीज़ है, आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन निकालते हैं, तो देखो मैं निकालना बता देता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा सा मैकेनिक्स वाली चीज़ें हैं और कुछ नहीं है इसके अंदर। +Q और -Q, इसका मास m है, इसका मास m है, ये इस एक्सिस के अबाउट ही तो रोटेट कर रहे हैं भी, वो अपनी इस एक्सिस के अबाउट ही तो रोटेट कर रहा है ये ऐसे। ठीक है, ऐसे रोटेट हो रहा है, तो इसकी एक्सिस कौन सी है इस एक्सिस, तो इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन मोशन कर रहा है। तो ये लेंथ कितनी हो गई a, और ये लेंथ भी कितनी हो गई a। ठीक है,
तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि याद हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अपन फॉर्मूला ही पढ़ते हैं, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन, ऐसे चलता जाता है। तो m1 तो कितना है m और डिस्टेंस कितनी है a, m2 भी कितना है m और डिस्टेंस कितनी है a, तो i कितना हो जाएगा? i हो जाएगा ma स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर यानी कि 2ma स्क्वायर, ये तो i हो गया। ओमेगा अपन को निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी तो निकालनी है। तो अब यहाँ पे लगा दो कि इनिशियल टोटल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल टोटल एनर्जी। तो इनिशियल टोटल एनर्जी तो कितनी है 0 प्लस 0 और फाइनल कितनी है माइनस का p इंटू ई प्लस का 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, एक को इधर ले आओ तो मैं बोल दूंगा 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया प्लस का पी हो जाएगा, प्लस का पी। यहाँ से 2 को इधर ले जाओ, आई को नीचे ले जाओ तो ओमेगा कितना हो जाएगा 2pe अपॉन आई रूट में हो जाएगा, 2pe अपॉन आई रूट में। आई की वैल्यू पुट कर दो 2ma स्क्वायर, तो ओमेगा इक्वल हो जाएगा रूट में 2pe और आई हो जाएगा ma स्क्वायर 2। ठीक है, 2ma स्क्वायर, 2 से तो 2 कैंसिल, तो ओमेगा इक्वल टू रूट में और आगे बढ़ा सकते हो। देखो आंसर ये भी हो सकता है और आगे बढ़ा दो, और आगे कैसे बढ़ाओगे? p क्या हो सकता है? p हो सकता है q इंटू 2a होता है, और ये e ऐसे कैसे अपॉन 2 से तो 2 कैंसिल हो ही गया था। अच्छा, ये वाला 2 तो कैंसिल कर ही दिया था अपन ने, तो q इंटू 2a, p बचा था तो p की जगह तो हो गया q इंटू 2a, e ऐसे कैसे 2 कैंसिल और ma स्क्वायर हो जाएगा ma स्क्वायर, a कैसे a कैंसिल, तो ओमेगा जो बनेगा वो क्या बन जाएगा 2qe अपॉन ma। ठीक है, ये जो फॉर्मूला आएगा इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में तो ये आएगा और बाकी टर्म्स में जो बनेगा वो ये वाला बन जाएगा। तो ये अपन को एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ से निकालना था कि एंगुलर वेलोसिटी जब वो मीन पोजीशन से पास होगा तो कितना। अब वो मीन पोजीशन की जगह कोई सी पोजीशन दे सकता है, जब थोड़ा ना मीन पोजीशन दे, वो ये बोल सकता है कि जब वो 60 डिग्री पर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड से तब उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। तो 60 डिग्री पर होगा तो इनिशियल तो दोनों जीरो ही होगी। ठीक है, और फाइनल क्या हो जाएगी माइनस का p cos 60 हो जाएगी, cos 60 आ जाएगी। तो यहाँ पे अपन cos 60 पुट कर देंगे और बाकी ऐसे कैसे फिर वो इक्वल करना है और वापस ओमेगा निकालना है। मान लो इनिशियली वो 90 पर नहीं होके कहाँ पर हो 30 डिग्री पर हो। ठीक है, तो इनिशियली 90 पर नहीं होगा, अपन 30 डिग्री लगा देंगे तो इनिशियल पोटेंशियल हो जाएगी माइनस का p cos 30। इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी 0 है तो अपन इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी तो क्या करेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 0, फिर उस तरह से कर देंगे। तो कहीं पर भी हो सकता है, कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि वो 90 से शुरू हो और मीन पोजीशन तक ही पूछे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो कहीं से कहीं भी पूछा जा सकता है। मेन कंसेप्ट अपना ये है कि इनिशियल टोटल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल टोटल एनर्जी। इनिशियल टोटल एनर्जी निकालने के लिए, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला ये है, काइनेटिक एनर्जी यदि वो रेस्ट कंडीशन में है इनिशियली तो वो 0 होगी, और यदि कुछ वेलोसिटी दे रखी है तो वो वेलोसिटी अपनी यहाँ पुट कर देंगे वही हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी वही अपन पोटेंशियल एनर्जी निकालने का तरीका तो यही है, और काइनेटिक एनर्जी निकालने का तरीका है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा अपन से पूछा गया है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, IIT में आया हुआ क्वेश्चन है कि इसके लिए पूछा गया था ओमेगा कितना होगा। तो ऐसे इसमें अल्फा थीटा ये सब भी पूछे जाते हैं, तो वो भी अपन ट्राई कर सकते हैं। बाकी इतना तो ये है कि एंगुलर वेलोसिटी अपन से पूछी गई कि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कितनी होगी। ठीक है, नोट कर लो इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज़ है, उसको देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने ये लिखा गया है बोर्ड के ऊपर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर भी वही मैकेनिक्स जो है वो मिलाई गई है क्वेश्चन के अंदर, 11th की मैकेनिक्स इसमें मिक्स है। देखो क्वेश्चन अपने पास में ये है कि मेरे पास में 2 चार्ज प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है, और ये L लेंथ है इन प्लेट्स की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो कैसा बनेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है E इधर की तरफ। ठीक है, जब इस चार्ज प्लेट के बीच में यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई माइनस Q चार्ज इंटर होता है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में कितनी है Vx। ठीक है, x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी Vx है, वो जब इंटर होता है तो वो पॉजिटिव से तो क्या होगा अट्रैक्ट होगा और नेगेटिव से रिपेल होगा, तो वो ऐसे नहीं चलकर वो ऐसे चलता है। ठीक है, यानी कि उसका जो पाथ बनता है एक्चुअल में वो पाथ कैसा बनेगा, वो पाथ इसका कुछ ऐसा बनता है इस तरह से। ठीक है, ऐसा पाथ बनता है, तो वो चलना तो सीधा चाहिए था वही, वो जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तब तक तो वो सीधा ही चल रहा था ऐसे। ठीक है, ऐसे चलना चाहिए था, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे इंटर होगा तो वो ऐसे चला जाएगा। तो जब वो प्लेट से बाहर निकलेगा, ठीक है, यहाँ से,
तो जब वो प्लेट से बाहर निकल रहा है तो उसका वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो माना गया है y, ठीक है, ऐसा माना गया है y। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसका y हुआ, तो अब अपन को ये निकालना है कि ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y जो होगा वो y क्या क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम वी एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन फिर से सुनना कि दो प्लेट से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया है E, ये प्लेट ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, प्लेट नीचे की तरफ नेगेटिव, प्लेट की लेंथ जो है वो L है, ठीक है। तो माइनस क्यू चार्ज जो है जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर होता है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी x डायरेक्शन में है vx, तो वो सीधा नहीं चलकर वो ऐसे चलने लग जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव से रिपेल होगा, तो वो इसकी वेलोसिटी इतनी हाई है, ऐसा नहीं कि एकदम से ऐसे हो जाएगा। वेलोसिटी हाई है तो वो ऐसे ही चलेगा क्योंकि x में वेलोसिटी है उसके पास में, तो वो x में भी चलता जाएगा और y में चलता जाएगा। तो y में जब वो इतना डिस्प्लेसमेंट ले लेगा, जब वो प्लेट से बाहर निकलने लगेगा, तो मान लो वो इतना डिफ्लेक्शन हो गया इसमें, तो अपन को ये निकालना है कि इस y की वैल्यू जो है वो क्या हो। समझ में आ रही चीज़? तो अब देखो क्या क्या चीज़ें अपन को दे रखी है। इनिशियल वेलोसिटी x में कितनी है? vx। इनिशियल वेलोसिटी को अपन किससे डिनोट करते हैं? u से। तो x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? vx। और y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। भी अपन जब ये एंटर हो रहा है तो उसकी y में तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं, तो जब y में वेलोसिटी नहीं है तो उस कंडीशन में केवल x में ही वेलोसिटी है, तो x में तो अपन को दे रखी है vx और y में इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0, ठीक है। ऐसे ही देखो x डायरेक्शन में इनिशियल एक्सेलरेशन कितना है? 0। भाई x डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है इसके ऊपर, फोर्स कौन से डायरेक्शन में लग रहा है? y। तो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यानी कि x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रही। और देखो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? इसका मास जो है वो मान लो m है, ठीक है। इसका मास अपन को दे रखा है, मान लो m है, ये जो m अपन ने लिया है ये मास ऑफ द पार्टिकल है, तो ये m मास जो है वो इसका है मान लो। तो इसको y डायरेक्शन में फोर्स जो लग रहा है वो कितना लग रहा है? q चार्ज e इंटेंसिटी में कितना फोर्स फील करता है? q चार्ज e इंटेंसिटी में जो फोर्स फील करेगा वो कितना करेगा? q इंटू ई। ये जानते हैं अपन, फॉर्मूला आता है अपने पास में, E इक्वल टू क्या होता है? F बाई क्यू। इंटेंसिटी का डेफिनेशन से पढ़ा है, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इंटू ई। ये कौन से डायरेक्शन में लगेगा? y डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो y डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो कितना लग जाएगा? Q इंटू ई, ठीक है। तो जब Q इंटू ई फोर्स लगेगा तो y डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो मैंने ay मान लिया, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? ma y। तो यहाँ से ay जो निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा? q e अपॉन m। ax तो 0 आया, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? q e बाई m। क्लियर? और देखो इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा वो मुझे निकालना है। तो जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचा तो उसने x में कितना डिस्प्लेसमेंट लिया? कैपिटल L, ठीक है। मान लो उसको टाइम लगा होगा स्मॉल t, मैं मान लेता हूँ उसको टाइम लगा होगा t, तो इसकी x डायरेक्शन में तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है तो अपन बोलते हैं वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम की इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो x में कितना डिस्प्लेसमेंट लिया है इसने? कैपिटल L, और x में इसकी वेलोसिटी कितनी है? vx। वो तो कांस्टेंट ही है, x की वेलोसिटी तो चेंज हो ही नहीं रही, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, यानी कि L अपॉन vx, ठीक है। इतना ही तो टाइम इसको लगा है यहाँ से यहाँ तक जाने में, यानी कि जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट लिया उसमें भी तो टाइम इतना ही लगा है। मैकेनिक्स में पढ़ता है अपन ये चीज़ कि मान लो मैं यदि मान लो ऐसे चलता हूँ इस तरह से, तो मैंने x में जितना डिस्प्लेसमेंट में टाइम लगाया है y में भी उतना ही तो टाइम लगा है मेरे को। समझ में आ रही चीज़? यदि कोई पार्टिकल यदि ऐसे चल रहा है, यहाँ से मान लो ऐसे चला है, तो x में यदि उसको 2 सेकंड में, मान लो इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 2 सेकंड लगे होंगे, तो 2 सेकंड में तो वो इतनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया और उन्हीं 2 सेकंड में उसने इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, x में इतना किया है और y में इतना किया है। समझ में आ रही चीज़? तो अब यदि पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, यानी कि x डिस्प्लेसमेंट लेने में यदि t टाइम लगा है, तो ये y डिस्प्लेसमेंट लेने में भी कितना टाइम लगा है? t ही लगेगा, ठीक है। अब y के लिए यदि मैं इक्वेशन लगाना चाहूँ तो y में तो एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट तो नहीं है, तो y के लिए अपन बोल सकते हैं न्यूटन्स सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, y इक्वल टू क्या होता है? u/t प्लस हाफ a/t²। लगा सकते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए अपन क्या बोलेंगे? क्योंकि q कांस्टेंट, e कांस्टेंट, m कांस्टेंट, तो y में एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट। तो जब y में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में अपन फॉर्मूला लगा देंगे। अब इक्वेशन पुट कर दो,
यू वाई तो कितना है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वाई में 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1/2। ए वाई कितना है क्यू ई बाई एम, तो ये हो जाएगा क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। टी कितना है एल अपॉन वी एक्स, यानी कि एल स्क्वायर अपॉन वी एक्स स्क्वायर। तो इसको वाई जो आएगा वो आ जाएगा क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन एम वी एक्स का होल स्क्वायर। यही अपन को प्रूव करना था। क्या यही आया है क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन 2m वी एक्स स्क्वायर, क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन 2, अच्छा ये 2 रहेगा था यहाँ से, तो क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन 2m वी एक्स स्क्वायर, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गया y। तो यदि पार्टिकल चल रहा है तो अब देखो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट किस किस पे डिपेंड कर रहा है वो समझो। q पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज जितना ज़्यादा होगा ठीक है उतना ही ज़्यादा क्या हो सकता है डिफ्लेक्शन हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी ज़्यादा होगी डिफ्लेक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। एल जितना ज़्यादा होगा यानी कि प्लेटों की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा होगा। मास जितना कम होगा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। इनिशियल वेलोसिटी जितनी कम होगी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये अपने पास में एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, बहुत ही अच्छा प्यारा सच्चा क्वेश्चन है। कई बार जो है मैकेनिक्स को घुसा देते हैं क्वेश्चंस के अंदर, तो उसके अंदर भी ये क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इस पे बेस्ड जो है वो क्वेश्चन और दे रखा है अपन को। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर जो था वो क्वेश्चन नंबर था एनसीईआरटी का 33, ठीक है। सेम 34 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसमें तो फॉर्मूला डराइव करवा लिया अपन से, 34 में क्या दे दिया वैल्यूज़ दे दी और वाई पूछ लिया। समझ में आ रही चीज़? 34 नंबर क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज़ दे रखी है और वाई पूछ रखा है, ठीक है। तो वो चीज़ भी अपन को पता होनी चाहिए कि वैल्यूज़ दे दी और वाई पूछ लिया तो क्या होगा। तो अपन को Q की वैल्यू दे रखी होगी, E की वैल्यू दे रखी होगी, L की वैल्यू दे रखी होगी, M की वैल्यू दे रखी है, Vx की वैल्यू दे रखी है और y पूछा गया है, ठीक है। तो ये अपन को पता होना चाहिए कि y जो है वो कितना होगा, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि पार्टिकल जो है प्लेट जो है वो इनफाइनाइट लेंथ की हो जाती है। कई बार प्लेटें जो है जो इनफाइनाइट लेंथ की हो जाती है। तो जब इनफाइनाइट लेंथ की हो गई तो ये पूछा गया है कि वो पार्टिकल जो है वो उससे कितनी डिस्टेंस पे जाके टकराएगा, तो कितनी लेंथ पे जाके टकरा देगा। तो अब क्या निकालना है अपन को, एल की वैल्यू तो निकालनी है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यदि यहाँ से छोड़ा गया तो ये हो जाएगा और पूरा छोड़ा गया तो ये पूरी हो जाएगी लेंथ, ठीक है। ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो एक और क्वेश्चन दे रखा है 34 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही, उसको ट्राई करना, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जरूरी नहीं है कुछ भी दे रखा हो तो पार्टिकल को यहाँ से मानना है कि यहाँ से छोड़ा गया है। यदि कुछ भी नहीं दे रखा है तो यहाँ एकदम इनिशियल से छोड़ा गया तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो लेगा वो इन दोनों प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस के इक्वल लेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अपन ने मिड से छोड़ा, ऐसा कुछ नहीं है कि मिड से छोड़ना है। जब कुछ भी नहीं दे रखा तो अपन को यहाँ से मानना है और वो यहाँ से चलते हुए ऐसे चलेगा, ठीक है। ऐसे चलेगा तो इसका मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वाई जो होगा वो इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्प्लेसमेंट के इक्वल रहेगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन और था अपना एनसीईआरटी का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसके अंदर क्या बनता है। अच्छा, इसी क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ और देखना कि y डायरेक्टली किसके है, Q/m के, ठीक है। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन अपन और देखते हैं, अभी बताता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा गया है, क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा गया है कि इनमें से फर्स्ट पार्टिकल इधर गया, सेकंड इधर गया, थर्ड, तीनों पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी सेम से छोड़ा गया, ठीक है। ये पार्टिकल ऊपर की तरफ चला गया, ये पार्टिकल नीचे की तरफ चला गया। तो ये पूछा गया कि इनमें किसमें Q/m की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, किसमें Q/m की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का अपने पास कुछ फॉर्मूला ये आया था। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों के लिए सेम है, प्लेटों की लेंथ तीनों के लिए सेम है, मास जो है Q/m हो सकता है तीनों के लिए अलग अलग हो, इनिशियल वेलोसिटी तीनों के लिए सेम है, तो E, L और V तीनों के लिए सेम है। तो y डायरेक्टली किसके हो जाएगा, Q/m के। तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो किसके डायरेक्टली होगा, Q/m के। और अपन को Q/m का रेशियो ही पूछा है कि किसके लिए Q/m की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो जिसके लिए y सबसे ज़्यादा होगा उसके लिए Q/m सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो y किसके लिए ज़्यादा दिख रहा है, डायग्राम से पता चल रहा है y किसके लिए ज़्यादा है, थर्ड पार्टिकल के लिए। वे फर्स्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, केवल इतना, फर्स्ट में तो इतना ही हुआ है। सेकंड में देखा जाए तो सेकंड में कितना हुआ है, सेकंड पार्टिकल का जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो इतना हुआ है। और थर्ड में देखा जाए तो थर्ड में कितना हुआ है, ये थर्ड में इतना हुआ है, y3। तो दिख रहा है कि y3 की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो जिसके लिए y की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी उसके लिए चार्ज बाई मास का रेशियो भी सबसे ज़्यादा होगा। तो आंसर अपना क्या होगा, इसके लिए थर्ड पार्टिकल होगा। अब इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्टिकल का नेचर क्या है, चार्ज का नेचर क्या है। फर्स्ट पार्टिकल जो है वो किसकी तरफ जा रहा है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, यानी कि ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव। सेकंड पार्टिकल भी किसकी तरफ जा रहा है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, इसका मतलब ये भी कैसा है, नेगेटिव।
थर्ड पार्टिकल किसकी तरफ जा रहा है, नेगेटिव प्लेट की तरफ, इसका मतलब ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो ये दोनों चार्ज तो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं और ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव पार्टिकल है। तो अपन से ये भी पूछा जा सकता है कि नेचर ऑफ चार्ज जो है वो क्या बनेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा गया है, बहुत ही अच्छा प्यारा सच्चा क्वेश्चन है, सच्चा क्वेश्चन है, सच्चा ही है। एन ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, देखो मिलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस अभी जो अपन प्लेट्स के बारे में पढ़ रहे थे उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि ऐसा इसने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है एक स्पेस के अंदर। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मान लो इस तरह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नीचे की तरफ है E, और इसकी वैल्यू अपन को दे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड की 2.55 इंटू 10⁴ वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलम बोल दो या वोल्ट पर मीटर बोल दो। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ऑयल ड्रॉप है, ये मान लो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ऑयल ड्रॉप जो है वो रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है। तो एन ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये ऑयल ड्रॉप जो है वो रेस्ट कंडीशन में है। तो ये पता लगाना है कि इस ऑयल ड्रॉप की रेडियस कितनी है, ठीक है। तो जब ये रेस्ट कंडीशन में है और इसके पास में बोला गया कि 12 एक्सिस इलेक्ट्रॉन है, 12 एक्सिस इलेक्ट्रॉन अपने चार्जिंग मेथड पढ़ा था, तो उसमें ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो अनबैलेंस हो जाता है उसी के कारण उसमें चार्ज आता है। यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में इक्वल है तो इसका मतलब नेट चार्ज कितना है, 0 है। तो इसके पास 12 एक्सिस इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो इसका मतलब इस ड्रॉप जो है उस पर ड्रॉप पे चार्ज कितना हो जाएगा, 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻19 कूलम। 12 एक्सिस इलेक्ट्रॉन है तो 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पर चार्ज आ गया। अब देखो इस पर फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, mg, ठीक है। और नेगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नेगेटिव चार्ज के ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, कौन सा फोर्स लगता है, वो कौन सा फोर्स है, Q इंटू E, ठीक है। तो अब अपन ये बोल सकते हैं कि जब दोनों फोर्स आपस में बैलेंस हो जाएंगे, mg QE के इक्वल हो जाएगा, तो उस कंडीशन में ऑयल ड्रॉप जो है वो स्टेशनरी कंडीशन में आ जाएगी। और अपन को ये पता लगाना है कि जब वो स्टेशनरी कंडीशन में उस टाइम पे इसकी रेडियस जो वो कितनी है, तो mg किसके इक्वल हो गया, QE के। तो यहाँ से अपन ये बोल सकते हैं कि mg जो किसके इक्वल है, Q इंटू E, ठीक है। अब देखो अपन को मास के बारे में कुछ नहीं दे रखा, लेकिन अपन को डेंसिटी दे रखी है। तो मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू G इक्वल्स टू Q इंटू E, ठीक है। डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको चेंज करना है किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर। तो जब इसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 1.26। तो ऐसे कैसे, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 10⁻³ और यहाँ पे कितना आएगा, 10⁻⁻, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻² का क्यूब, -2 का क्यूब मतलब -6। तो -3 -6, नीचे कितना बचेगा, -3 का मतलब +3 ऊपर आगे हो जाएगा। तो 1.26 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर। कहीं हो गया हवा ही नहीं लगी मैंने क्या किया है कहीं हो गया हवा नहीं लगी ना मैंने क्या किया है, यहाँ तो सबके कन्फ्यूजन हो जाता है। चलो बताता हूँ, देखो मिटा दूंगा फिर उसके बाद में। डेंसिटी जो होती है वो होती है 1.26, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करते हैं तो क्या होगा, 10⁻³ तो क्या हो गया, किलोग्राम। बिग किलो को हटाऊंगा तो क्या करूँगा, अब किलो हटाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ करेंगे तो 10⁻³ से कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से क्या बच जाएगा, ग्राम बच जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाई सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻², तो 10⁻² का क्यूब, तो 10⁻² का क्या हो जाएगा, क्यूब, और सेंटीमीटर की जगह क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। अब देखो इसको क्या करना है, तो रो इक्वल्स टू आ जाएगा 1.26 इंटू 10⁻³ और नीचे क्या होगा, -2 का क्यूब कितना होगा, -6, और इधर तो आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लो, -6 से -3 कैंसिल, तो -3 बचेगा नीचे और ऊपर आके क्या हो जाएगा, +3। तो 1.26 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये अपने पास में डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर। हालांकि ये इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, अब इतना तो तुम्हें आना चाहिए चीज़ कैसे चेंज होती है, ठीक है। अब देखो डेंसिटी आ गई, वॉल्यूम कितना होगा,
ऑयल ड्रॉप की यदि रेडियस स्मॉल आर है, मैं ये मान लेता हूँ कि इसकी रेडियस जो है वो स्मॉल आर है, तो अपन को रेडियस ही निकालनी है। तो जब रेडियस इसकी स्मॉल आर है तो अब यहाँ से समझो इसको अपन क्या बोलेंगे, डेंसिटी तो कितनी है 1.26 इंटू 10⁻³ वॉल्यूम कितना हो जाएगा, स्फीयर है एक तरह से, बिट ऑयल ड्रॉप है तो क्या है, स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r³। g की जगह क्या पुट करोगे 10 इक्वल्स टू q कितना है ये वाला, तो q तो अपन यहाँ लिख देता हूँ, q तो कितना है 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻19 और e कितना है, e अपन को दे रखा है 2.55 इंटू 10⁻⁴, 2.55 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा। देखो r अपन को निकालना है r³, बाकी सबको एक तरफ ले जाओ, बाकी सबको एक तरफ ले जाएंगे तो पहले पावर सोल्व कर लो यहाँ पे, तो 12 इंटू 1.66 इंटू 2.55, ये तो ऐसे कैसे आ गया 12 इंटू 1.66 इंटू 2.55, 10⁻⁻19 और प्लस का 4 कितना बचेगा 10⁻⁻15 डिवाइड बाई, ठीक है। यहाँ देखो 1.26 इंटू 4/3 पाई इंटू 10, तो 1.26 इंटू 10⁻³ और 10 मिलकर कितना हो जाएगा 10⁻⁴, ठीक है 1.26 और ये कैंसिल हो गया, नीचे और क्या आ जाएगा 4/3 पाई, 4/3 पाई, ठीक है। अब ये r मुझे निकालना है, तो r निकालना कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, तो 12 इंटू 1.66 इंटू 2.55 इंटू 10⁻⁻15 डिवाइड बाई 1.26 इंटू 10⁻⁴ इंटू 4 पाई, और ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 ऊपर चला गया और इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/3, ठीक है। ये अपने पास में रेडियस आ जाएगी, और किसके अंदर आएगी रेडियस मीटर में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन आगे कर सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है। तो अपन से ये पूछा गया था कि इस ऑयल ड्रॉप की जो रेडियस है वो रेडियस जो है वो कितनी होगी, ठीक है। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में देखते हैं और क्वेश्चंस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा गया है, बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 31 एनसीईआरटी का, देखो दिख रहा है सबको क्वेश्चन दिख रहा है सबको, वेरी गुड। देखो क्वेश्चन क्या है, एक क्वार्क थ्योरी आती है, क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। पहले क्वार्क थ्योरी समझो क्या चीज़ है, क्वार्क थ्योरी इसको समझना। देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो था उसमें अपन ने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो कम से कम ट्रांसफ़र हो सकता है वो हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल, यानी कि स्मॉल ई के इक्वल, ठीक है। यानी किसी बॉडी पे कम से कम चार्ज जो आ सकता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम आ सकता है, इससे कम चार्ज किसी पे नहीं आ सकता, ठीक है। लेकिन क्वार्क जो थे वो क्वार्क ऐसा बताया गया, क्वार्क थ्योरी में बताया गया कि इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र हो सकते हैं वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से भी कम चार्ज में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, यानी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कम से कम ई का ही ट्रांसफ़र हो, e/3 का भी ट्रांसफ़र हो सकता है और 2e/3 का भी ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। तो e/3 का भी ट्रांसफ़र हो सकता है और 2e/3 का भी ट्रांसफ़र हो सकता है, यानी कि ये देखो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 1/3 पार्ट है, ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 2/3 पार्ट है, यानी कि कम से कम अपन बोल रहे थे ई का तो ट्रांसफ़र होता ही होता है, लेकिन उससे भी कम का भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू क्वार्क थ्योरी, ठीक है। अब देखो ये जो अपन ने लिखा है ±e/3, इसको तो बोला जाता है डाउन क्वार्क पार्टिकल, ठीक है। और जो अपन ने बोला है ±2e/3, इसको बोला जाता है अप क्वार्क पार्टिकल, ठीक है। तो एक तो डाउन क्वार्क है और एक अप क्वार्क है। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये बोला गया है कि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन को बनाने के लिए कितने अप क्वार्क और डाउन क्वार्क पार्टिकल की रिक्वायरमेंट होगी। तो मुझे बनाना है एक तो प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पे चार्ज किसके इक्वल होता है प्लस का ई के इक्वल, भी प्रोटॉन पे चार्ज किसके इक्वल होता है प्लस का ई के इक्वल। मुझे कितने अप और कितने डाउन लेने चाहिए वो चीज़ समझो। यदि मुझे ई बनाना है, ठीक है, स्मॉल ई चार्ज होना चाहिए, प्लस माइनस यानी कि प्लस का 2e/3, ठीक है, का एक पार्टिकल, और इसके यदि मैं 2 पार्टिकल ले लूँ माइनस का e/3, ठीक है, इसके 2 पार्टिकल ले लूँ, तो प्लस का 2e/3 और माइनस का 2e/3 मिलके कितना हो जाएगा 0। और न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है
यदि अपन न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना आना चाहिए, 0। तो 0 लाने के लिए मैं एक तो ले सकता हूँ 1 × 2e/3 और प्लस का कर देंगे 2 × माइनस का e/3 कर दिया। तो 0 = यहाँ तो क्या हो गया 2e/3 और ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 2e/3 = क्या हो जाएगा 0। यानी कि न्यूट्रॉन बनाने के लिए मैंने क्या किया था, एक तो क्या लिया है, एक तो मैंने लिया है अप क्वार्क पार्टिकल और दो क्या लिए हैं मैंने डाउन क्वार्क पार्टिकल लिए। तो न्यूट्रॉन बनाने के लिए मुझे चाहिए एक तो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क। ऐसे ही मुझे प्रोटॉन बनाने के लिए क्या चाहिए वो चीज़ समझो। प्रोटॉन बनाने के लिए वही 3 पार्टिकल से बनाना है अपन को। तो 3 पार्टिकल से मैं कैसे बना सकता हूँ, मैं ये ले लूँ कि एक तो मैं ले लूँ ये वाला पार्टिकल, ठीक है, और 2 मैं ले लूँ ये वाले पार्टिकल। समझना, एक तो मैं ले लूँ माइनस का e/3 और 2 मैं ले लूँ ये वाले, ठीक है, समझो। तो एक तो मैंने ले लिया ये वाला, तो 1 × माइनस का क्या है e/3 प्लस ये ले लिया मैंने 2 पार्टिकल 2 × 2e/3 कितना हो रहा है देखो, प्लस का e मुझे बनाना है तो ये तो हो गया माइनस का e/3 प्लस का क्या हो गया 4e/3 हो गया। यहाँ से इसमें 3 को एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा माइनस का e प्लस का 4e, 4e माइनस का e कितना होगा 3, तो 3e/3 यानी कि e। यानी कि एक प्रोटॉन को बनाने के लिए, एक प्रोटॉन को बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिएगा, एक प्रोटॉन को बनाने के लिए मुझे एक तो क्या चाहिए, एक तो मुझे चाहिए डाउन क्वार्क पार्टिकल और 2 क्या चाहिए अप क्वार्क पार्टिकल, ठीक है। तो एक तो डाउन चाहिए और 2 अप चाहिए प्रोटॉन को बनाने के लिए, न्यूट्रॉन को बनाने के लिए मुझे चाहिए एक अप और 2 डाउन क्वार्क पार्टिकल। क्लियर है, ठीक है। तो ये ऐसे इसके अंदर क्वेश्चन, ये क्वार्क थ्योरी है। तो क्वार्क थ्योरी में ये बोला कि हालांकि इस थ्योरी को अभी तक अपन ने इस थ्योरी को अभी तक कोई अप्रूवल नहीं मिला है, क्योंकि यदि ऐसा हो गया तो अपनी जो तुम केमिस्ट्री पढ़ते हो वो केमिस्ट्री तो पूरी ही गलत हो जाएगी। क्योंकि यही तो बोला जाता है कि H के ऊपर मिनिमम चार्ज कितना आता है H+, ठीक है। अब यदि H के ऊपर मिनिमम चार्ज माइनस का या प्लस का 2e/3 आने लग गया तो फिर उस कंडीशन में तो अपनी केमिस्ट्री पूरी गलत हो जाएगी, ठीक है। तो केमिस्ट्री में बोलते हैं एटम कम से कम एक इलेक्ट्रॉन को तो बाहर निकालता है। तो इसलिए अभी तक इस थ्योरी को अप्रूवल नहीं दिया गया। यदि ये थ्योरी अप्रूव हो गई तो अपनी फिजिक्स जो है वो भी पूरी गलत हो जाएगी, केमिस्ट्री भी पूरी गलत हो जाएगी, कई थ्योरियाँ गलत हो जाएगी। इसलिए अभी तक केवल ये माना गया है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन इसका कोई वेरिफिकेशन या फिर ये मान लो थ्योरेटिक एक तरह से ये बोल सकते हैं ऑफिशियली इसका कोई वेरिफिकेशन अभी तक नहीं किया गया है। तो ये एक छोटी सी थ्योरी थी अप क्वार्क और डाउन क्वार्क, जिसको अपन क्वार्क थ्योरी बोलते हैं। बस ये मानो 2 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, एक तो डाउन क्वार्क पार्टिकल और एक अप क्वार्क पार्टिकल। तो वो इस तरह से उसके अंदर चार्ज होता है। बस ये पूछा जा सकता है प्रोटॉन को बनाने के लिए कितने अप और कितने डाउन चाहिए, न्यूट्रॉन को बनाने के लिए कितने अप और कितने डाउन चाहिए, ठीक है। तो वो अपन इस तरह से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखा गया है, देखो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है। ए पॉइंट दे रखा है 0 0 -15 और बी पॉइंट दे रखा है 0 0 +15। एक्स में 0, वाई में 0, जेड में -15, एक्स में 0, वाई में 0, जेड में +15, ठीक है। तो मैंने ये वाली एक्सिस वाई मान ली, ये वाली जेड मान ली और ये वाली एक्स मान ली, ठीक है। मान सकते हैं ऐसे। देखो एक्सिस का रोटेशन अपन को आने चाहिए, क्योंकि अपन को जेड में दे रखा है, तो जेड में दे रखा है तो इनको रोटेट करना अपन को आना चाहिए। कैसे समझना, ऐसे है ये, ठीक है, इस तरह से। ये तो कौन सी एक्सिस हो गई एक्स, ये कौन सी हो गई वाई और ये कौन सी हो जाएगी जेड, हो जाएगी इस तरह से। अब मुझे जेड एक्सिस को शो करना है भी, अपन को कौन सी एक्सिस चाहिए जेड वाली, क्योंकि अपन को डेटा किस पे दे रखे हैं जेड पे दे रखे हैं। तो जेड पे डेटा दे रखे हैं, तो अब इसको देखो मैं ऐसे रोटेट कर सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये ऐसे था, ऐसे था, अपन को जेड इधर बनाना था, ठीक है। तो जेड को इधर बनाने के लिए ये वाली एक्सिस अपनी वाई एक्सिस हो गई, तो इसको समझना, इसको मैं ऐसे रोटेट कर सकता हूँ इस तरह से, ऐसे हो सकता है ऐसे। तो जब ये ऐसे रोटेट हो गया तो ये वाली एक्सिस कौन सी हो गई अपनी जेड एक्सिस होगी कि नहीं होगी, ये वाली एक्सिस अपनी कैसे हो गई जेड एक्सिस हो गई इस तरह से, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे भी यदि रोटेट कर दूँ इस तरह से, तो क्या हुआ, ये वाली जेड एक्सिस हो गई, ये वाली अपनी वाई एक्सिस हो गई और ये वाली कौन सी हो गई अपनी एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस हो गई। समझ में आ रही है। तो इस तरह से अपन इन एक्सिस को आपस में रोटेट किया है। अब क्वेश्चन अपन से ये पूछा गया है कि इस पूरे सिस्टम का नेट चार्ज कितना है, ठीक है। क्यू ए की वैल्यू दे रखी है 0 0 -15
और QB की वैल्यू दे रखी है 0 चार्ज की QA की वैल्यू दे रखी है 2.5 × 10⁻⁷ कूलम और QB की वैल्यू दे रखी है माइनस का 2.5 × 10⁻⁷ कूलम। ये जितना प्लस में है ही उतना ही माइनस में, तो नेट चार्ज कितना हुआ? पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 0। यानी कि पूरे सिस्टम का जो नेट चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो दोनों का मिला के नेट कितना होगा? 0। एक तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल ही तो है भाई, डाइपोल ही तो हो गया एक तरह से, तो डाइपोल का नेट चार्ज कितना होता है? 0। तो इसका मतलब इसका नेट चार्ज जो होगा 0 होगा। दूसरा अपन से पूछा गया डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? Q × 2A। ठीक है, Q की वैल्यू कितनी दे रखी है? कोई सा भी एक चार्ज ले लो, 2.5 × 10⁻⁷ और 2A कितना है? 2A कितना है? दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस 2A, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस ही होती है। तो ये 2A जो है ये वाली डिस्टेंस है, और ये कितनी है? 30 सेंटीमीटर। ये 15 है, ये भी 15 है, दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर का मतलब 0.3 मीटर। अब इसको आगे सोल्व कर लो, आगे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2.5 × 0.3, ये हो जाएगा 0.75 × 10⁻⁷ कूलम × मीटर। ठीक है, और आगे सोल्व कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 7.5 × 10⁻⁸ कूलम × मीटर। ये अपने पास में क्या निकल के आ जाएगा? डाइपोल मोमेंट निकल के आ जाएगा। तो अब देखो ये जो फर्स्ट चैप्टर के जो क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी के, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 9 था। जो क्वेश्चंस मुझे करवाने थे एनसीईआरटी के, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे वो ऑलमोस्ट मैंने सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अब इसमें कुछ बचा नहीं है। अब इसमें यदि कोई डाउट आता है, मान लो कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे डाउट है, चाहे एनसीईआरटी का हो चाहे और किसी बुक का हो, डाउट को क्लियर करो। डाउट अपने मन में मत रखना, मुझे भेज दो क्वेश्चंस को, मैं उन क्वेश्चंस को अपन डिस्कस कर लेंगे। जैसे अभी अपन ने आज जो है वो पहले वही क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जो क्वेश्चन जो थे वो डाउट थे। ऐसे ही हर बार जैसे भी क्वेश्चन आते जाएंगे तो मैं संडे की संडे जो है उन क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करेंगे। जैसे एक हफ्ते में जो भी क्वेश्चन आ जाएंगे, जो भी डाउट आ जाएंगे हर चैप्टर के, क्योंकि एक हफ्ते में पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है, तो एक हफ्ते के अंदर जो भी डाउट आएंगे वो इकट्ठे करके एक संडे वाले लेक्चर के अंदर उन सारे डाउट्स को अपन क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे जो भी डाउट आते हैं वो डाउट मुझे भेजते हुए चलो, अपन डाउट उनको क्लियर करते हुए चलेंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो, पर्सनली मुझसे पूछ लेना। मेरे जो नंबर है मैं फिर बता देता हूँ, मेरे नंबर है 9529501663। ठीक है, तो पर्सनली मुझे इन नंबरों पर ही पूछा जा सकता है। कईयों के पर्सनली मैसेज आते हैं कि क्वेश्चंस के लिए, तो वो पूछते हैं तो उनके आंसर मिलते हैं उनको। ठीक है भाई, कोशिश मैं करता हूँ कि वीडियो में ही अपन उन क्वेश्चंस को लें ताकि औरों के भी यदि कोई डाउट है तो वो औरों के भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है। अब अपना नेक्स्ट जो सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, वही शुरू करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के नोट्स की जो PDF है, ठीक है, नोट्स की जो PDF है वो मैंने अपने जो वीडियो लेक्चर अपलोड किए हैं, टोटल मिला के जो भी जितने भी वीडियो अपलोड हुए हैं, उन वीडियो में से कुछ 2-3 वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने लिंक भेजा है गूगल ड्राइव का, उसके अंदर वो नोट्स अपन को मिल जाएंगे। ठीक है, तो PDF फॉर्मेट में वो नोट्स हैं। तो अब वो चेक तुम्हें करना है, ढूंढना तुम्हें है कि जितने लेक्चर वीडियो लेक्चर अपलोड हुए हैं उन वीडियो लेक्चर में से कौन से वीडियो के अंदर वो नोट्स हैं। ठीक है, वो तुम्हारा काम है। हो सकता है वो फर्स्ट में हो सकता है वो 10th में हो सकता है वो 20th में हो सकता है वो 15th में हो सकता है वो 12 में हो। तो 2-3 वीडियो के अंदर मैंने वो नोट्स जो वो अपलोड कर रखे हैं, तो वो नोट्स जो हैं उन नोट्स को सर्च करना कि वो कौन से वीडियो में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नोट्स मिलेंगे। तो नोट्स को सर्च करना कहाँ है, उनकी PDF डाउनलोड कर लेना और उसको फोटोकॉपी या प्रिंट आउट जो है उसका निकाल लेना। वो नोट्स हैं वो पूरे मेरे ही लिखे हुए नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं वो, और मैंने खुद ने लिखे हैं वो नोट्स। ठीक है, कहीं से कोई कॉपी वॉपी नहीं है, सारे नोट्स मेरे खुद के लिखे हुए हैं। हो सकता है थोड़े से बड़े तुम्हें लगे वो नोट्स, लेकिन उसमें सब कुछ है। न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ, थ्योरी पोर्शन उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। न्यूमेरिकल के नाम पे उन नोट्स में कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल के नाम पे उन नोट्स में कुछ नहीं है। न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन जो भी है वो यहीं डिस्कस होते हैं और वो तुम्हें खुद को ही लिखने पड़ेंगे। ठीक है, उनको वो क्वेश्चंस नोट्स में नहीं मिलेंगे। ठीक है, नोट्स में केवल और केवल थ्योरी लिखी हुई है, क्योंकि क्वेश्चंस चेंज होते रहते हैं, क्वेश्चन उसमें लिखने का कोई रीज़न नहीं था। तो इसलिए मैंने जो लिखा है कि क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत ज़्यादा है, कितने क्वेश्चन मैं लिखूंगा उसमें, तो केवल उसमें थ्योरी पोर्शन है। न्यूमेरिकल्स अपन यहाँ डिस्कस करते हैं, न्यूमेरिकल की अपनी एक अलग से कॉपी बना के रखो और उसके अंदर सारे न्यूमेरिकल्स जो भी अपन डिस्कस कर रहे हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स वो सॉल्व करो। और बाकी खुद जो न्यूमेरिकल कर रहे हो, तुम्हें जो क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा उन क्वेश्चन को भी उसके अंदर लिखो, कि उन क्वेश्चंस को उस अपनी कॉपी के अंदर लिखते हुए चलो, जो भी क्वेश्चन तुम्हें अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अपना ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अब अपन सेकंड चैप्टर जो है वो कल से शुरू करेंगे। बाकी
ऐसे ही पढ़ते रहो, कोई डाउट है तो पूछते रहो, बाकी मज़े करते रहो एंड वेरी ऑल द बेस्ट।